क्लास के लिए एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये पोएम है आपकी फ्लेमिंगो में, ये लेके आए हैं। और पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर, तो ये पढ़ते हैं पोएम। और दिस इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। द वीडियो लेक्चर 1 बिगिंस, पहला वीडियो लेक्चर है ये। और you may see the picture of Stephen Spender. Stephen Spender की आप तस्वीर देख सकते हैं। He was born on 28th February 1909, 1909 में 28 फरवरी इनका जन्म हुआ था 1909 में। और केसिंगटन लंदन में died on 16th जुलाई, 16 जुलाई 1995 को इनकी डेथ हुई वेस्टमिंस्टर यूके में, यूनाइटेड किंगडम्स में। समथिंग अबाउट द पोइट, कुछ जान लेते हैं पोइट के बारे में भी। सर स्टीफन हैरोल्ड स्पेंडर, ये इनका नाम था, वाज अ ग्रेट पोइट, बहुत महान पोइट हुए। और लिटरेरी क्रिटिक भी थे, एडिटर भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, इतनी बातें थी इनमें। He was educated at Oxford University, where he came closer to several great poets of English language. अंग्रेजी लैंग्वेज जो है उसके कई महान पोइट हुए हैं, उनसे इनका ताल्लुक हुआ। ये क्लोज आए, उनके नज़दीक आए, पास आए जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। और जिन पोइट्स के करीब आए तो उनके नाम थे W.H. Auden, ये सारे मॉडर्न पोइट हैं, मॉडर्न 20th सेंचुरी पोइट। लुइस मैकनीस और C. डे लेविस एंड क्रिस्टोफर आइशरू, ये इन पोइट्स से इनका रिलेशन बना, इनके करीब आए जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। कुछ इनके जो कार्य हैं उनमें से कुछ हैं, बहुत कार्य हैं ये महान जो अच्छे, जिनको टॉप में मानते हैं। द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट 1935 में लिखा, द क्रिएटिव एलिमेंट 1953 में, द मेकिंग ऑफ ए पोएम 1962 में लिखा। और एंड लव हेट रिलेशंस, ये और इंग्लिश एंड अमेरिकन सेंसिबिलिटी 1974 में लिखे। तो ये कुछ उनमें जो वर्क्स हैं उनमें से लिए हैं ताकि आपको थोड़ा पता लगे। और पोएट या राइटर जो होते हैं, ड्रामाटिस्ट होते हैं, नावलिस्ट होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पढ़ते हो इनके बारे में तो इनके बारे में जान लीजिए। इससे क्या होता है, एक किनशिप बनती है, एक एफिनिटी बनती है, एक रिलेशन बनता है आपका, आप करीब आते हो, उनको नज़दीक से देखते हो, इनकी बायोग्राफी पढ़िए पूरी, तो तब आगे वर्क्स में चलिए जो भी पोएम पढ़नी है। अबाउट द पोएम, अब पोएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The present poem highlights the poet's sensitivity towards the poor children of slum area. स्लम एरिया में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास होती है, वंचित होती है, उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जो मेन स्ट्रीम में बच्चे पढ़ते होते हैं। उनकी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, सुबह सवेरे ड्रेसअप होके अपने वैन में स्कूल में जाते हैं, बसेस में स्कूल में जाते हैं। और ये स्लम एरिया वाले बच्चे, उनको अपने देखते होंगे बेचारे, अपनी एस्पिरेशंस मन में उठती होंगी, इच्छाएं होती होंगी कि हम भी काश कि हम भी ऐसे स्कूलों में पढ़ते, इस तरह से तैयार होके जाते। तो एक गैप है, उसको शो करता है यहाँ कवि, अपने ध्यान खींचता है पॉलिटिशियंस का, और जो दावे करते हैं उस सोशल वर्क्स के, फिलैंथ्रोपिस्ट, NGOs का, गवर्नमेंट का, उन सब का ध्यान खींचते हैं ये कवि। यहाँ पे ये स्थिति दिखा के, सच्चाई दिखा के किसी स्लम एरिया स्कूल में जाते हैं और वहाँ के बच्चों का दिखाते हैं कि किस तरह उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं, खून नहीं है उनमें, ब्लड नहीं है, तो वो एनीमिया के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, मेल न्यूट्रिशन है उनका, भोजन पूरा पेट भर नहीं मिलता उनको।
और उनके चेहरे, उनकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो चुका है गरीबी की वजह से, उनका भविष्य कैसे डिम हो चुका है, वो सारी बातें इस पोएम में व्यक्त करते हैं। एक एक चीज, क्लासरूम को पूरा, एक एक वॉल पे क्या है, दीवार पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, शेक्सपियर का बस्ट है, वर्ल्ड का मैप है, ये सारी बातें इस परिवेश में हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। These children are ignored by all. सभी ने इन बच्चों की अवहेलना की है, इग्नोर किया है, इनकी तरफ ध्यान नहीं गया उनका। Especially the politician who boast of their social works. उन खासकर उन राजनेताओं ने, राजनीतिज्ञों ने जो शेखी मारते हैं, बोस्ट करते हैं, अपने डिंगे हाँकते हैं, लेक्चर देते हैं बड़े बड़े कि हमने ये किया गरीब लोगों के लिए, तो उनका ध्यान खींचती है। और देयर स्पिरिट ऑफ जस्टिस टू ऑल, जब वो एकदम दावा करते हैं कि हमारा जो नीति है हमारी गवर्नमेंट की, वो जस्टिस टू ऑल है, सभी के प्रति न्याय करना। न्याय ज़रूरी नहीं है कोर्ट में ही होते हैं, न्याय तो वैसे भी होते हैं ऑर्डिनरी लाइफ में। जब गवर्नमेंट बनती है उसका जिम्मा होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो सबको अपलिफ्ट करे, जो डाउन ट्रोडन हैं, जो असहाय लोग हैं उनको भी अपलिफ्ट करे, उनका भी स्टेटस, जो आर्थिक स्थिति है उसको बहाल करे, अच्छी बनाए उनकी आर्थिक स्थिति। He catches the attention of government, NGOs and other social organizations to pay attention to the miserable conditions prevailing in the hutments of the poor people and classrooms of their children. तो NGOs का ध्यान खींचता है, गवर्नमेंट का ध्यान खींचता है, कभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान खींचता है कि अपना ध्यान इन लोगों की तरफ दो, इनकी हटमेंट्स की तरफ दो, इनकी झोपड़ियों में क्या है क्या नहीं है, क्राउडेड है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और जो स्कूल खोले हैं इनके लिए, गरीब बच्चों के लिए, उनकी स्थिति देखिए, स्कूलों की खस्ता हालत है उनकी, क्लासरूम में बैठा नहीं जाता, इतनी सफोकेशन है। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट, रियल टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगी, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया जाएगा, आप ध्यान से पढ़िए। शॉर्टकट नहीं होता है एजुकेशन में। जब आप, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि फटाफट पढ़ा दें हमें, एक बार हिंदी करा दी और आगे निकल जाओ, ऐसा नहीं होता। आप जो भी काम करो तो उसको प्रोसेस में करो, धीरे धीरे उसको समझ के करो, ये नहीं शॉर्टकट आप फटाफट कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको दिमाग में बिठानी है चीज़ें, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। Far far from gusty waves these children's faces, यहाँ से शुरू होती है फिल्म। फार फार रेपिटिशन है स्ट्रेस डालने के लिए, कभी ये पोइटिक डिवाइस है रेपिटिशन भी, अपना मीनिंग उभारने के लिए, उसको स्ट्रेस एम्फसाइज करने के लिए ऐसा करते हैं। Far far from gusty waves these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Word meaning gusty होती है windy, blowy winds with very strong current, जो तेज हवाएं होती हैं, समुद्र पे जब चलती हैं तो लहरों को उठा देती हैं एकदम, उसमें एनर्जी डाल देती हैं। वीड अनवांटेड ग्रोथ होती है, प्लांट्स इन वाटर, पानी में अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, पौधे ऐसे उगाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। फैलर क्या होता है? पेलनेस, पीलापन। वापस आएंगे हम टेक्स्ट पे, पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर लें। He watches the faces of the children sitting in a classroom. ऐसा लगता है जैसे कभी किसी क्लासरूम में विजिट पे गए हों, देखने गए हैं कि यहाँ बच्चों को देखते हैं, तो देख के ही एकदम चेहरे दिखाई दिए उनको बच्चों के, और एकदम दिमाग में वो विचार आया, ये तो बहुत दूर है उन बच्चों से जो मेन स्ट्रीम के हैं। Far far from, वो वाले लाइन में, he watches the faces of the children sitting in a classroom. These are pale and without blood. चेहरे बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं, एनीमिया के शिकार हैं, लैक ऑफ ब्लड है, राइट। और the poet compares them with the rootless weeds. पीलक है उनके चेहरों पे,
और कभी तभी एकदम इमेज बनता है कि इनके चेहरों पे तो वो पीलक है जो वीड्स, जो प्लांट्स होते हैं, जैसे पॉन्ड्स होते हैं गांव में, पोखर होते हैं जिन्हें पंजाबी में छप्पड़ बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं गांव के रीजनल भाषा में कई जगह पे। तो उनमें क्या होता है कुछ अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं और बाय द वे नीचे से उनकी जड़ उखड़ जाए तो वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और फिर गल जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। तो वो जो पीलक है, यहाँ पे रूटलेस वर्ड गहरा है, मीनिंगफुल है। वीड्स वो पीलकपन आ गई, वीड्स अनवांटेड होते हैं, ये बच्चे भी अनवांटेड ही है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कहाँ जरूरत, कोई आता नहीं है, इनको इग्नोर कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत हुई इनकी। The poet compares them with the rootless weeds which become yellow and lifeless, जो lifeless बन जाती हैं और yellow बन जाती है। पहले तो weeds को समझिए आप। Normally the children are full of activities and energy that we find in the gusty waves of the sea. आमतौर पे जो मेन स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो उछल कूद, एनर्जी होती है उनमें, एनर्जी, वो टिक के बैठते ही नहीं हैं और एक्टिविटी करते रहेंगे, कोई खुश होंगे, छलांगे मार रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। और वो एक्टिविटीज सारी कहाँ, जैसे लहरों के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया है कवि ने, जैसे लहरें उठती हैं, छलांगे मार रही, उछल रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं हवा में, एनर्जी हवा दे रही है उन्हें और वो उछल रही हैं। इन बच्चों में भी एनर्जी आती है, कहाँ से आती हैं, जो ये घर में भोजन खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो एनर्जी देती है इन्हें। इन बच्चों को देने वाला कोई नहीं है ही नहीं है घर में एनर्जी, कोई फूड नहीं है, इनके न्यूट्रिशियस फूड है ही नहीं है, ये तो स्टारवेशन के शिकार हैं, भूख के शिकार हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसे। बट दीज चिल्ड्रन आर पैसिव एंड लैकिंग इन एनर्जी, ये बच्चे उन गस्टी वेव्स, जो तुलना की है बच्चों की वहाँ पे कवि ने, वहाँ पे गस्टी वेव्स की तरह दिखाया उन्हें, तो ये बच्चे गस्टी वेव्स की तरह नहीं हैं। ये तो बिल्कुल, जब हवा नहीं होती तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, सुस्त बच्चे, गर्दनें टिक नहीं रही, इनकी सपोर्ट कमज़ोर हैं, गर्दन, सिर कभी बोझ उठा नहीं रही हैं, ऐसे लटकी हुई हैं गर्दनें, आंखें डिम हैं बिल्कुल, चेहरे पीले पड़े हुए हैं। So they are far, far away from the mainstream of life where children live a normal life. इस वजह से ये far, far away, बहुत दूर हैं उन बच्चों से, मेन स्ट्रीम के बच्चों से जो गस्टी वेव्स में दिखाए गए। I think the meaning is clear. ये देखिए लाइन, far, far from gusty waves these children faces. Like rootless weeds, the hair torn round, the hair, ये उनके बाल बिल्कुल कंघी नहीं की हुई, उलझे हुए से गंदे बाल है, धोए नहीं होंगे, कभी वॉश नहीं किए होंगे, और वो पीले चेहरे पे ऐसे लटके हुए स्प्रेड में, टॉर्न राउंड देयर पैलर, पीलक चेहरे की। तो नॉर्मली द चिल्ड्रन, ये बता दिया मैंने आपको। और दिस द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड फार ले स्ट्रेस ऑन द मीनिंग, मीनिंग को एम्फसाइज करने के लिए रेपिटेशन किया गया। द पोएट हैज यूज्ड ए सिमिली लाइक रूटलेस वीड्स। तो एक सिमिली जो डिवाइस होती है, टेक्निकल टर्म है सिमिली, तो यहाँ यूज की गई रूटलेस वीड्स, उन बच्चों को लाइक, जिसमें आता है रूटलेस वीड्स जैसे हैं, एज का प्रयोग करते हैं तो ये सिमिली बन जाती है। अगर उनको कहें कि वो तो रूटलेस वीड्स हैं, दे आर रूटलेस वीड्स, तो ये तो बना दिया आपने। जब किसी को दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को जो बिल्कुल अलग हैं, इंसान हैं और वीड्स हैं, उनको एक बना दिया जाए तो मेटाफर होता है, एक्सटेंडेड कंपैरिजन होता है। टू शो पेलनेस ऑन दिस चिल्ड्रन, रूटलेस वीड्स उनकी पीलक को शो करने के लिए, एक तो वीड्स जो येलोइश होती हैं, जो जड़ उखड़ के और डेड हो जाती हैं, रूटलेस इस वजह से भी है कि इनकी कोई रूट नहीं है, कोई कल्चर नहीं है इनका, कोई हेरिटेज नहीं है, और मेन स्ट्रीम में जैसे होता है ये बिल्कुल रूटलेस हैं, कोई इनका खैर ख्वाह नहीं है, कोई इनका गॉड फादर नहीं है।
to show paleness on these children. Weeds are unwanted plants that usually grow in water. Weeds जो होती हैं unwanted plants होते हैं जो पानी में उगते हैं. Sometimes the roots of these plants do not get supply of nutrients from the earth. कई बार इनकी जड़ें उनको सप्लाई नहीं मिलती, वो उखड़ जाती हैं हवा की वजह से, कीचड़ में से उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं, तो वो सप्लाई धरती से नहीं मिलती मिनरल्स की जो मिलती है इन्हें पौधों को, एंड दे बिकम पेल और पीले हो जाते हैं. इन द सेम वे द चिल्ड्रन ऑफ दैट क्लासरूम डू नॉट गेट एनी सप्लाई ऑफ सफिशिएंट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू पॉवर्टी. और पॉवर्टी की वजह से वो फूड भी नहीं मिलता है इन्हें, घर में एक टाइम का खाना भी शायद इन्हें मैसर नहीं होता होगा, उपलब्ध नहीं होता होगा. और नो NGOs और गवर्नमेंट हेल्प रीचेज देम. कोई NGO वहाँ तक नहीं पहुँचता, गवर्नमेंट की हेल्प नहीं पहुँचती, एज इफ़ दे आर अनवांटेड. इस जैसे कि वो अनवांटेड हों. ये बच्चे हमारे है ही नहीं, गवर्नमेंट ये मान के चलती होगी ये तो हमारे है ही नहीं है, हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है, तो इस तरह से अनवांटेड है वो. तो ये वीड्स मैं दिखा रहा था, ये वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं पानी में. तो जब इनकी जड़ें उखड़ जाती हैं लहरों की वजह से तो ये पीले होके डेड हो जाते हैं. That's why their faces are pale like the unwanted weeds grown in the sea or some pond. They are also unwanted and cut off from the mainstream of life. Mainstream जो लाइफ की होती है, जो आम जिसमें सभी बच्चे होते हैं, उससे भी कट ऑफ हैं. रूटलेस इसलिए भी कहा. The hair of the children is untidy. बाल untidy हैं, गंदे बाल हैं, शैवी हो चुके हैं. एंड हैंगिंग ओवर देयर पेल फेसेस, और वो स्कैटर्ड हैं चेहरे पे, बिखरे पड़े. नेक्स्ट लाइन्स हैं. द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय. अब एक एक बच्चे को वो देखता है ऐसे, और यहाँ पोएम में उसका इमेज क्रिएट कर रहे हैं. पहले द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, एक लड़की है जिसका सिर ऐसे लटका हुआ है. वेड डाउन, वेड मीन्स बोझिल है, सिर से उस सिर बोझ बना हुआ है उसकी गर्दन पे, इसका मतलब गर्दन कमजोर है और वो सिर लटका हुआ है. द पेपर सीमिंग बॉय, ये सिमिली यूज की गई यहाँ पे. पेपर सीमिंग, पेपर जैसा बच्चा. आगे पढ़ते हैं इसको. रैट्स आई, विद रैट्स आई, चूहे जैसी आंखें हैं उसकी. जो चूहा आपने को भी देखा हो, ऐसा चूहा जो बिल्कुल कुपोषण का शिकार. कुपोषण क्या होता है, मतलब उसके खाने को नहीं मिल रहा होगा, बिल्कुल हड्डियाँ निकल रही हो, पतला सा भूख से पीड़ित चूहा, और उसकी आंखें ऐसे निकली, ग्रिडी आंखें हो जाती हैं, जैसे ऐसे हो जाती है जैसे कुपोषित बच्चा देखा हो आपने. कई बार दिखाते हैं तस्वीरें, टेलीविज़न पे दिखाते हैं किसी कंट्री की, तो कैसे आंखें निकल आती है, बल्जिंग आउट हो जाती है आंखें, और बिल्कुल स्किन पतली सी हो जाती है, कोई उस पर फ्लैश नहीं होता, और हड्डियाँ दिख रही होती हैं. हड्डियाँ आप झांक सकते हो अस्थि पंजर में, जैसे कोई पतला कपड़ा लपेट दिया हो. और ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. पढ़ते हैं इसको, फिर वापस टेक्स्ट पे ही आएंगे. मीनिंग way down means bent down, झुक जाता है जैसे बोझ में कोई चीज. stunted means छोटे कद का, small size का, हाइट का. air, इसको hair नहीं पढ़ेंगे हम, HEIR, air सक्सेसर, उत्तराधिकारी जो होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एयर है, एयर एयर. और ट्विस्टेड, ये ट्विस्टेड बोन्स है हड्डियों की, जैसे गाउट या कोई और हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, अर्थराइटिस हो जाता है. और ट्विस्टेड स्क्वल, ये गिलहरी आप देखते ही. नाउ द पोएट प्रोसीड्स टू डिस्क्राइब द चिल्ड्रन. अब कवि एक एक बच्चे को डिस्क्राइब करता है. Who were present in the classroom, जो क्लासरूम में मौजूद थे उस वक्त. फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिस्क्राइब्स अ टॉल गर्ल. सबसे पहले एक लंबी सी लड़की को डिस्क्राइब करता है कवि. Whose head is bent, जिसका सिर झुका हुआ है ऐसे,
लंबी सी लड़की है, पतली दुबली, और सिर ऐसे झुक रहा है उसका। वाई इज द हेड ऑफ द गर्ल बेंट? क्वेश्चन उठता है कि उसका सिर क्यों झुका हुआ। दो कारण हो सकते हैं। इट मे बी ड्यू टू वीकनेस दैट हर नेक वाज अनेबल टू सपोर्ट हर हेड स्ट्रेट, कमजोरी की वजह से, कि उसकी गर्दन इतनी कमजोर थी कि जो सिर का वजन था उसको सहन करने में असमर्थ थी वो, इसलिए ऐसे झुकी हुई थी। और शी माइट हैव फेल्ट शाई ऑफ द नरेटर हु हैज विजिटेड द क्लासरूम। हो सकता है कवि को देख के जब कोई आगंतुक जो बाहर का आता है, विजिटर आता है, तो उसको देख के बच्चे कुछ शर्मा भी जाते होंगे। वो लड़की शर्मा गई हो इसलिए नीचे सिर किया हुआ। कौन सा लगता है? पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो कमजोरी की वजह से, क्योंकि कवि का मतलब कुपोषण की तरफ ही ध्यान खींच रहे हैं हमारा। The poet calls another boy the paper seeming boy। एक और बच्चे को पेपर सीमिंग बॉय कहता है, पेपर जैसा दिखने वाला। सीमिंग मीन्स दिखने वाला, जो लगता है हमें, प्रति अपीयरिंग। इट मीन्स दैट ही इज एज लाइट एज ए पेपर। पेपर जैसा है तो इसका मतलब पेपर कैसा होता है? लाइट होता है, वजन नहीं होता उसमें। इट मीन्स दैट ही इज एज लाइट एज ए पेपर। ये एज में भी ये सिमिली होती है। A metaphor of paper is used to highlight his thin skin and underweight body। अगर हम पेपर सीमिंग को मेटाफर में लें कि पेपर, बट ये सीमिंग वर्ड यहाँ पे इसको सिमिली बना रहा है, अदरवाइज ये मेटाफर ही होता, तो आप इसको सिमिली मान के चलिए। हाईलाइट, उसकी स्किन को हाईलाइट करने के लिए, अंडरवेट को हाईलाइट करने के लिए ये वर्ड यूज की गई, सिमिली यूज की गई है। Rat's eye is another metaphor। Rat's eye, हाँ यहाँ मेटाफर है। उसकी रैट्स आइज हैं, आँख, चूहे जैसी आँख है। जैसी वर्ड नहीं है, चूहे की आँखें हैं उसकी। टू शो दैट हिज आइज आर बल्जिंग आउट। बल्ज मैंने बाहर की तरफ उभरा हुआ, बाहर की तरफ निकलना। कमिंग आउट ड्यू टू वीकनेस एंड हंगर। भूख की वजह से और कमजोरी की वजह से आंखें ऐसे निकली हुई है। अंदर जब शक्ति होगी, एनर्जी होगी, तो हर चीज़ कंट्रोल में होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल मुंह बाहर रहेगा ऐसे, वो क्योंकि एनर्जी नहीं है। आंखें ऐसे निकल रही है, ऐसे खुल गई है तो खुल ही रही है, क्योंकि उनको रोकने की ताकत नहीं है अंदर। हिज बॉडी, ये बॉडी है, हैज बिकम स्केल्टनिक ड्यू टू स्टार्वेशन। भूख की वजह, स्टार्वेशन भूख मरी होती है, भूख की वजह से उसकी शरीर